हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी टिप्स पिट्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं एक और नया टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड के ही बहुत सारे टॉपिक्स में से एक टॉपिक मैं आज आपके लिए खोज कर लाई हूँ, जो है सिप मॉडल। सिप मॉडल आपका करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स में से एक आपका टॉपिक ये बनता है और इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इससे पहले मैं बता देती हूँ कि हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं। आप पेपर वन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर टू हिस्ट्री के लिए आप पेड कोर्स ले सकते हैं या फिर आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, जो आपके जून एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने अभी अभी जाना कि हम बात करेंगे आज सिप मॉडल के बारे में, जो है हमारा करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल। क्या है इसमें खास बात, चलिए देखते हैं। सिप मॉडल हमारा 1920 में डेनियल स्टफल बीम ने क्रिएट किया था। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि मॉडल किसने दिया, कब दिया और इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये बेसिक चीजें सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर तक जाएंगे कि इसमें कहा क्या गया है। क्या इसमें जो इसकी फुल फॉर्म है उसका डिटेल में हम जाके एनालिसिस करेंगे कि क्या कुछ इसमें हमें याद करने वाली चीज है और क्या हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सिप मॉडल वाज क्रिएटेड इन 1920 बाय डेनियल स्टफल बीम। तो ये दो चीजें आपको सबसे पहले याद करनी है कि 1920 में आया, डेनियल स्टफल बीम ने दिया, और दूसरी बात क्या कि ये करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल है एंड इज कंसीडर्ड अ डिसीजन ओरिएंटेड मॉडल। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है, बहुत सारे मॉडल्स के नाम दे करके आपसे पूछा जाएगा कि डिसीजन ओरिएंटेड मॉडल इनमें से कौन सा है। तो आपको याद रखना होगा कि जो हमारा सिप मॉडल है वही हमारा डिसीजन ओरिएंटेड मॉडल है। इस मॉडल की 4 स्टेज होती हैं जिसको हम सिप के नाम से जान रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म को हम कैसे याद करेंगे? सी फॉर कॉन्टेक्स्ट, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस एंड सेकंड पी फॉर प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। ओके, तो हम आगे देखते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कि डिटेल में क्या है इसका। आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है आपके सामने, जो कि मैंने आपको बताया कि कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन है। तो कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन मतलब, कंटेक्स्ट का मतलब समझते हैं कि संदर्भ से है कि क्या मिशन है, किस संदर्भ में आपको प्लानिंग करनी है, किस संदर्भ में, क्या मतलब आपका मोटिव क्या है, गोल क्या है। जब हम गोल के बारे में बात कर रहे हैं, मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो तब इसका मतलब है कि आप कंटेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका इनपुट इवैल्यूएशन। इनपुट मतलब कि आपने जो गोल अपना बनाया है, जो मिशन आपने रेडी किया है, उस मिशन तक पहुंचने में आपकी कुछ प्लानिंग लगेगी। आपको प्रॉपर प्लानिंग के तहत ही आगे बढ़ना होगा। तो प्लानिंग और रिसोर्सेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो मतलब हम इनपुट इवैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं जब हम थर्ड प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं, थर्ड स्टेप की तरफ आ जाते हैं, तो हम देखते हैं अपना प्रोसेस इवैल्यूएशन, जिसको कि कहा जाता है कि जब हमने अपने प्रीवियस स्टेप में गोल के तहत कोई प्लानिंग बनाई थी, जो भी प्लानिंग की थी, जो भी प्लान बनाए थे, अब उनको इम्प्लीमेंट करने की बारी आ गई है, उन्हें प्रोसेस में लाने की बारी आ गई है। तो जब हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे मतलब हम इम्प्लीमेंट करने के बारे में बात करेंगे। फोर्थ स्टेप आपका आ जाता है प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, जिसको कि आप देखते हैं आउटकम के रूप में, कि जो हमने पहले स्टेप में गोल बनाया, गोल के हिसाब से हमने प्लानिंग की, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने प्रोसेस किया, और उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट, जो हमारा आउटकम निकल के आया है, उसको हम प्रोडक्ट के नाम से यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, इसी को अब हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक और बार मैंने आपको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आप देख रहे हैं CIPP, C फॉर कॉन्टेक्स्ट, I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस एंड P फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट है आपका, इसका क्या मतलब है, अभी अभी हमने समझा। व्हाट आर द गोल्स, मतलब आपका लक्ष्य क्या है, किस गोल के लिए आपको आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। अब जब लक्ष्य निर्धारित हो गया है तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको क्या प्लानिंग करनी होगी, क्या प्लान्स बनाने होंगे। तो यहाँ आप प्लानिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपने यहाँ पर प्लान्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक्शंस करेंगे। व्हाट आर द एक्शंस, ये आप प्रोसेस के अंदर जानते हैं। दैट उसके बाद आप प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, आउटकम्स के बारे में, कि जो आपने प्रीवियस स्टेप में प्लानिंग और उसके बाद एक्शन किया था, उस एक्शन करने के बाद में क्या आउटकम यानी कि क्या रिजल्ट्स निकल कर आपके
आए हैं, तो ये आप आउटकम में देखेंगे। आई होप कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बन चुकी होगी कि सिप का क्या मतलब है और यहाँ पर हम किन प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब व्हाट आर दी गोल्स, क्या लक्ष्य है। इनपुट मतलब व्हाट आर दी प्लान्स, कौन से आपके प्लान्स है जिनको फॉलो करने पर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। उसके बाद आप देखते हैं प्रोसेस, मतलब जो आपने प्लानिंग बनाई है उसको आप प्रोसेस इंप्लीमेंट करने की बारी आ गई है। और जब आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो लास्ट में आप देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स, क्या आउटकम आए हैं। और जब हम आउटकम और रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं मतलब हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इसको एक और बार समझने की कोशिश करेंगे एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि इसमें हर एक स्टेप के बाद आपको बहुत सारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके कीवर्ड्स के थ्रू आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है। सपोज आपको बहुत सारे कीवर्ड मिक्स करके दे दिए और आपको पूछा गया कि गोल्स के अंदर कौन सा आएगा, आउटकम के अंतर्गत कौन सा आएगा, प्लानिंग के अंतर्गत कौन सा आएगा और एक्शन के अंतर्गत कौन सा आएगा। अगर मैं इन सब की बात कर रही हूँ मतलब अगर मैं गोल के बारे में बात कर रही हूँ दैट मीन्स कि मैं कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रही हूँ, प्लानिंग के बारे में बात कर रही हूँ मतलब मैं इनपुट के बारे में बात कर रही हूँ, एक्शन के बारे में बात करने का मतलब है कि मैं प्रोसेस के बारे में बात कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं प्रोडक्ट या आउटकम के बारे में बात कर रही हूँ तो इनका अपना आपस में इनका मतलब निकल जाता है कि आउटकम मतलब प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मतलब आउटकम। तो आपको ये शब्दों को समझना है और इन शब्दों को समझते हुए आपको इन कीवर्ड्स को याद करना है जो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर दिए गए हैं। मतलब क्या है इसका, अगर आप गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि बेनिफिशियरीज किन लोगों को आपने लक्ष्य बनाया है। सपोज अगर हम टीचिंग और लर्निंग के ही बारे में बात करें तो जब हम अपने करिकुलम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम करिकुलम किन लोगों के बारे में बना रहे हैं, हम बच्चों को ध्यान में रख के बना रहे हैं ना। तो हमारे जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभ करता है, जिनको इसका लाभ मिलेगा, हमें उनको सेंटर में रख के बनाना है। नीड्स, जरूरत के हिसाब से जरूरत को भी ध्यान में रखना है कि किस बात की हमें जरूरत है। रिसोर्सेज, हमारे पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं, हमारे पास जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें इसमें ढूंढना है, किस प्रॉब्लम को हमें टारगेट करते हुए सोल्यूशन तक पहुंचना है। बैकग्राउंड भी देखना होगा कि हमने ये जो हम प्लानिंग आगे करने वाले हैं और जो हमारा लक्ष्य है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कैसा बैकग्राउंड है, ठीक है, और हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। तो अगर हम इन सारे कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो मतलब हम लक्ष्य के बारे में, गोल्स के बारे में या हम कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि हम किस संदर्भ में अपना जो इवैल्यूएशन है या अपना जो करिकुलम मॉडल है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बना रहे हैं। उसके बाद आपका आता है इनपुट मतलब कि आपने जो पीछे गोल्स डिसाइड किए हैं उन गोल्स के अकॉर्डिंग अब आपके इनपुट की मतलब प्लानिंग करने की बारी आ गई है। प्लान करते वक्त आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखेंगे, स्ट्रेटेजीज का ध्यान रखेंगे, बजट का भी बिल्कुल ध्यान रखना होगा, कवरेज के बारे में भी ध्यान रखना होगा और आपको रिसर्च के बारे में भी अपने दिमाग में ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप प्लानिंग पर आ जाते हैं, प्लानिंग के बाद आप देखते हैं प्रोसेस का क्या मतलब है, अब आपको बारी आ गई है करने की, इम्प्लीमेंट करने की बारी, ठीक है। इम्प्लीमेंट मतलब अब एक्शन लेने की बारी आ गई है। अब डेवलप करेंगे, आप जो भी आपने पीछे प्लानिंग की है अब उसको डेवलप करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद उसको मॉनिटर करेंगे, उसके बाद आपको फीडबैक मिलेगा और फीडबैक के हिसाब से ही आपको पता चलेगा कि क्या आपके आउटकम्स रहे हैं, क्या आपका प्रोडक्ट रहा है। आउटकम के हिसाब से आप देखेंगे कि आपको जो फीडबैक मिला, जो आउटकम मिला, जो लास्ट में निष्कर्ष निकल के आया उसकी इफेक्टिवनेस कितनी थी, जो सस्टेनेबिलिटी कितनी थी, एडजस्टमेंट उसमें कितना था, या फिर किस लेवल तक आपका जो सक्सेस रेट रहा है वो किस लेवल तक रहा है। आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी या फिर अगर यहाँ तक आप में से किसी को थोड़ा सा भी डाउट अगर रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर सकें। अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट के बारे में। एक और बात थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं। अभी मैंने आपको ब्रीफ इंट्रो दिया कि क्या होता है सिप मॉडल, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है, किसने ये मॉडल दिया, कब दिया, क्यों दिया। तो अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा डिटेल में जाकर। जब हम कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इट रेफर्स टू द बैकग्राउंड
हिस्ट्री, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उसके बैकग्राउंड को समझना होगा, उसके हिस्ट्री को, इतिहास को समझते हुए, उसके गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को, मतलब कि लक्ष्य को समझते हुए हमें संदर्भ समझना होगा कि हमें जो प्लानिंग करनी है, जिसके डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, आखिर में वो है क्या, किस संदर्भ में हम ये सब करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपका सेकेंड आता है इनपुट। इनपुट मतलब जो भी आपने पीछे लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको क्या प्लानिंग करनी होगी, आपको क्या मटेरियल चाहिए। अब वो मटेरियल रिसोर्स हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। किस तरीके के, अगर आप मटेरियल की बात कर रहे हैं तो क्लासरूम, फर्नीचर, ऑडियो वीडियो एड्स, स्पेशल नॉर्म्स, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, वर्कशॉप एंड प्लेग्राउंड एक्सेट्रा, ये आपके मटेरियल रिसोर्सेज में आ जाते हैं जो हमें किसी भी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए। उसके बाद आप देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो टीचर और स्टूडेंट के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्ट हो जाते हैं, टीचर और स्टूडेंट। उसके बाद हमें कुछ हेल्पिंग हैंड्स भी चाहिए होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी चाहिए, ताकि हम अपनी पॉलिसी को या प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सकें। देन इसके हिसाब से हमें क्या करना होता है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जिसमें हम तीन चीजें देखते हैं। एक तो हमें एडमिशन का एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टीचिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कि अगर आपको जरूरत है कि आप टेस्ट में कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आपको टेस्ट के साथ मॉडिफिकेशन करना होगा, जिससे कि बच्चों में और ज्यादा हम इम्प्रूवमेंट देख पाए। न्यू प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा, नए नए मॉडिफिकेशंस लाने होंगे, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और ज्यादा बेहतर बन सके। तो इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। इनपुट के बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जिसको हम जानते हैं प्रोसेस के नाम से। अब आपने जो प्लानिंग कर ली है, अब उसको वक्त आ गया है प्रोसेस में लाने का, इम्प्लीमेंट करने का। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर हमने एक नाम दर्शाया है स्टफल बीम का। स्टफल बीम ने 3 स्ट्रेटेजीज दी हैं प्रोसेस इवैल्यूएशन की, और वो क्या है, टू डिटेक्ट और प्रिडिक्ट डिफेक्ट्स इन द प्रोसीड्यूरल डिजाइन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द डिफ्यूजन स्टेज। इन डीलिंग विद और करिकुलम डिफेक्ट्स, वन शुड आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर कंटिन्यूअसली द पोटेंशियल सोर्सेस फॉर द फेलियर ऑफ द करिकुलम। जो भी आपने करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं, प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, ताकि हमने जो पीछे गलतियां की हैं या जो कमी रह गई है, उसको कि हम दूर कर सके। इसीलिए हमने नई प्लानिंग की है, और उस नई प्लानिंग के हिसाब से अब हमें नए आउटकम्स चाहिए। तो अब हमारा क्या काम है कि इस प्रोसेस के टाइम पे हम क्या करें, जो पीछे करिकुलम में डिफेक्ट्स रह गए थे, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और उसके बाद हम आगे अपने आने वाले स्टेप्स में उनमें सुधार करेंगे। देन हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर करिकुलम डिसीजंस। Here the decision should be regarding test development prior to the actual implementation of the curriculum। तो यहाँ पर क्या बात कही गई है कि हमारे जो डिसीजन है टेस्ट डेवलपमेंट को लेकर, वो हमारे करिकुलम में इम्प्लीमेंट के हिसाब से ही होने चाहिए कि हमारे करिकुलम में वो फिट बैठ सके। करिकुलम को ध्यान में रखते हुए कि हमने जो करिकुलम डेवलपमेंट किया जाता है, जब हम लोग करिकुलम डेवलप करते हैं, तो हम बच्चे के कॉग्निशन, उसके साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निशन डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, हर एक एस्पेक्ट के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ही करिकुलम डेवलप किया जाता है या बनाया जाता है। तो जब हम टेस्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो मतलब हमें हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो कि करिकुलम में डिफाइन किया गया है, हमें टेस्ट को डेवलप करना होता है। थर्ड पॉइंट है टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर एज द अकर। जो भी प्रोसीजर हमने फॉलो किया है, उस रिकॉर्ड को हमें मेंटेन करना है। इट एड्रेसेस द मेन फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्ट डिजाइन। ये क्या कर रहा है, आपके जो भी आपने प्रोजेक्ट में को डिजाइन करते हुए जो भी आपके मेन फीचर्स हैं, उनको एड्रेस करता है, उनको मेंशन करता है। फॉर एग्जाम्पल द कंटेंट सिलेक्टेड, की जो आपने कंटेंट सिलेक्ट किया है वो आपको मेंशन करना होगा। इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज को मेंशन करना होगा, प्लानिंग को मेंशन करना होगा, या फिर जो टाइम ड्यूरेशन आप ले रहे हैं प्लानिंग के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो प्लानिंग का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो भी आपको मेंशन करना होगा अपने पूरे के पूरे प्रोसीजर में, जो भी आपका रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं उसमें। तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर के बारे में। अब हमारा आता है लास्ट प्रोसेस। प्रोसेस मतलब
वही है आपका प्रोसेस का ही सेकंड स्लाइड है। मेक सम डिसीजंस, अब हमें इसके हिसाब से कुछ डिसीजन लेने हैं कि स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब हमने जो करिकुलम बनाया है बच्चों के हर एस्पेक्ट के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, अब उसके हिसाब से हमें स्टाफ भी चाहिए। तो स्टाफ के अंदर जो भी हमारा स्टाफ है उनके अंदर भी वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि वो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। तो स्टाफ के भी डेवलपमेंट से रिलेटेड हमें प्रोग्राम्स यहाँ पे रन करने होंगे। प्रमोट द इनोवेशन, मतलब नवाचार, इनोवेशन मतलब आपका होता है नवाचार, हमें नवाचार को प्रमोट करना है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इम्प्रूव स्टूडेंट इवेल्युएशन मेथड, हमें स्टूडेंट्स के इवेल्युएशन मेथड को, मतलब जो आकलन के जो विधियां है, मेथड है, उनको और ज्यादा बेहतर बनाना है, उन्हें इम्प्रूव करना है। तो ये थे हमारे प्रोसेस के सम डिसीजंस जो हमें डिसीजन मेकिंग का काम करना है प्रोसेस के टाइम पे, जो हमारा थर्ड स्टेप है। अब आ जाता है प्रोडक्ट, जो कि हमारा फाइनल स्टेप है, फोर्थ स्टेप है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मतलब के आउटकम के बारे में। ये ऐसी स्टेज है जब हम अपने पीछे की तीनों स्टेजेस में जो हमने काम किया है उसके रिजल्ट्स को देखने की बारी आ गई है कि उनके क्या रिजल्ट्स हैं और उस रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ा है, या फिर कहाँ हमारे वीक पॉइंट्स रह गए हैं जहाँ पे हमें और ज्यादा सुधारने की बारी है। तो यहाँ पर बेसिकली हम इवेल्युएट करेंगे लास्ट में जो अब हमारा आउटकम निकल के आ रहा है, तो हम ये देखेंगे कि जो हमने टारगेट बनाया था हमने उसको कितना अचीव कर लिया है या कितना अचीव करने से हमारा रह गया है। तो ये लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट वाली जो स्टेज है, जिसको हम आउटकम के नाम से भी जान रहे हैं, इसमें लास्ट में हम देख रहे हैं कि कितना जो हमने पीछे प्लानिंग की थी वो कितनी यूजफुल रही है या कितनी यूजफुल नहीं रही है। यहाँ हमें खुद को इवेल्युएट करना है, या लास्ट में हम ये कहें कि हमें पूरे के पूरे अपने प्रोसेस को इवेल्युएट करने की बारी है। एक बार लास्ट में चलते चलते एक नजर और इस पिक्चर पर डालेंगे जिससे कि हमारा पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। हमने सिप मॉडल देखा जिसका फर्स्ट था सी फॉर सिप, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस एंड पी फॉर प्रोडक्ट। तो ये 4 स्टेप हमने देखे। कॉन्टेक्सचुअल इवैल्यूएशन में आप संदर्भ के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। इनपुट इवैल्यूएशन में आप उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोसेस इवैल्यूएशन में जो आपने पीछे प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में बात कर रहे हैं। और प्रोडक्ट इवैल्यूएशन में आप रिजल्ट्स के आउटकम के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनल असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और इस असेसमेंट के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका सक्सेस रेट कितना रहा है, या जो आपने पीछे प्लानिंग की थी वो कितना % सक्सेसफुल रही है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने सीखा सिप मॉडल के बारे में। अगर आपको हमारी टिप्स बिट्स सीरीज का ये टॉपिक समझ में आया हो या फिर थोड़ी सी भी कहीं कुछ कमी आपको लगी हो, कोई आपका फीडबैक किसी भी तरीके का हो, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।